एवरी 4th और 5th डे। तो उसमें क्या होता है, डेड स्पर्म्स बढ़ जाते हैं। जो लैपटॉप अपन यूज़ करते हैं, स्पेशली पुटिंग ऑन द लैप, तो जो उसका रेडिएशन है वो उनके स्पर्म क्वालिटी प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। 20 to 30s के बीच में जो एग प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वेरी गुड क्वालिटी एंड दे कैन लीड टू अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड आउटकम। यू शुड प्लान योर मैरिज एट अराउंड 25 to 28 ईयर्स ऑफ एज। वो एक्ट्रेसेस तो 45 ईयर्स में जाके कंसीव कर रही हैं एंड शी इज़ नाउ गिविंग अ बर्थ। दिस इज़ अ टैबू इन आवर सोसाइटी। देखिए, IVF अननेचुरल तो नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्द सांची के इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूँ सुषमा। आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर जिसे हम इनफर्टिलिटी या बांझपन के नाम से जानते हैं। और आज के परिवेश में यह परेशानी या समस्या अधिकतर परिवारों में देखी जाती है, जिसमें मातृत्व सुख से वंचित लोग जिंदगी की तमाम सारी जद्दोजहद के साथ इनफर्टिलिटी के कारण एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग भावनात्मक संघर्ष से जुड़ जाते हैं। लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो इसने इतनी तरक्की कर ली है कि इस समस्या का भी समाधान हमारे ही बीच है। लेकिन इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण व उपाय के साथ साथ इलाज की क्या संभावनाएं हैं, संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बेहद अनुभवी और सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता। आइए इनफर्टिलिटी से संबंधित जानकारी के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर निकिता से। डॉक्टर निकिता, शब्द सांची के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम आपसे बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जो एक आम सी समस्या हो गई है, जो न सिर्फ समस्या है बल्कि चिंता और चिंतन का विषय भी है। तो इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान हम दे सकते हैं। इस उद्देश्य से एक बड़ा और सबसे अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी या बांझपन को हमेशा महिलाओं से जोड़कर ही देखा जाता है, या कितना न्यायपूर्ण है और कितना तर्कसंगत है, या फिर वाकई में अधिकतर महिलाओं में ही बांझपन की समस्या देखी जाती है? देखिए, टू अंडरस्टैंड इनफर्टिलिटी और बांझपन अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि अपन डिफाइन कैसे करते हैं बांझपन क्या है या इनफर्टिलिटी क्या है। तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं फॉर 1 ईयर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में, और उनका अगर बेबी नहीं हो पा रहा तो उसको अपन बांझपन या निसंतानता के अंतर्गत रखते हैं। पेशेंट का एज इम्पॉर्टेंट है। अगर फीमेल की एज 35 से कम है तो वो 1 ईयर का अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में काउंट होता है। अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है तो अपन उसको विदिन 6 मंथ, मतलब उसका ड्यूरेशन कम कर देते हैं। तो अगर अपन उसको डिफाइन करें तो पेशेंट हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर इफ शी इज़ लेस देन 35 and for those who are more than 35 it would be less than 6 months is categorized as infertility और बांझपन। आपने जो प्रश्न किया कि महिलाओं से ही उसको जोड़ा जाता है, तो क्या ये सत्य है कि महिलाएं ही उसका कारण होती हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40% मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होते हैं, 40% फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, और 20% अनएक्सप्लेन्ड बोथ बिकॉज होते हैं इनफर्टिलिटीज़ के। तो मेल्स की इनफर्टिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि आपने परसेंटेज बताया, तो वो परसेंटेज किस वजह से होता है या क्या होता है? देखिए, जो हम समाज में रहते हैं वो पुरुष प्रधान समाज है। तो यूजुअली पेशेंट जो मेल स्पेशली होते हैं वो दे वोंट एक्सेप्ट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली दे वोंट अंडरगो एनी इन्वेस्टिगेशंस। जैसे फीमेल के लिए तो हम एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जिसमें पता चलता है कि इनमें दिक्कत क्या है। जो 40% मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी वो अननोटिस्ड इसलिए जाती है क्योंकि पेशेंट डू नॉट अंडरवेंट एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस। हम एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस पेशेंट का करने को कहते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलें तो हस्बैंड के पानी की जांच होती है, जिसमें भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं, दे वर लाइक कि आप फर्स्ट हमारी वाइफ को ट्रीट करो, हम हमारी जांच बाद में करा लेंगे। तो दिस इज़ द एक्सेप्टेंस लेवल इन द सोसाइटी। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा सिर्फ फीमेल पार्टनर को ट्रीट करने से तो बेबी प्लान नहीं हो पाएगा।
तो फर्स्ट वी हैव टू लुक आफ्टर अबाउट मेल पार्टनर ऑल्सो, और मेन उसका एक्सेप्टेंस का ही थोड़ा सोसाइटी में दिक्कत है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ इनफर्टिलिटी जैसी कोई समस्या सामने आ रही है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों इक्वल वे पे एक साथ अपनी अपनी जांच कराएं। जी, मैंने जैसे बोला ना कि इसका 40% मेल कॉज होते हैं, 40% ही फीमेल कॉज होती हैं, और 20% अनएक्सप्लेन्ड, और दोनों में रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का। तो 40% तो ठीक है, फीमेल्स को तो हम ट्रीट करते ही हैं, उनके इन्वेस्टिगेशंस करवाते ही हैं, बट टू नोटिस दिस कि हमें ये भी एक संदेश इस माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ कि फर्टिलिटी का सिर्फ फीमेल कॉज नहीं होती है ना। तो इन द सोसाइटी वी आर लिविंग कि मेल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर हैविंग अ फर्टाइल कपल एंड फॉर प्लानिंग अ बेबी। चलिए, अब जो एक मैं दूसरा सवाल आपकी तरफ भेजना चाहूँगी वो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि महिलाओं में विशेषकर इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। देखिए, फीमेल में अपन जैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेंसेस कैसे आते हैं उनके, तो साइकिल कैसी है ना। अगर पेशेंट की साइकिल रेगुलर है, एवरी 28 to 30 डेज में है, और 2 to 3 डेज की एवरेज ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल नेचुरल साइकिल कंसिडर होती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर कोई भी एनी रेंज साइड है, मतलब या तो रेगुलर नहीं है, या तो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या तो बहुत पेन हो रहा है, तो वो अपने को कॉज ढूंढना पड़ता है कि वो क्या, जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। जी, अब जैसे आपने पीरियड्स की बात की, तो ये हमेशा ये होता है कि शादी होने के बाद जब हम कंसीव करना चाहते हैं तब इन सारी बातों पे फोकस होता है। तो इसकी कहाँ से शुरुआत, अगर इस तरह के पीरियड्स आ रहे हैं जो नियमित नहीं है, वो एक स्टूडेंट है, वो सपोज दैट शुरुआती दौर से ही, तो उसको कब और जांच कराना चाहिए इसकी? अगर फीमेल को, अगर जैसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि 13 ईयर 14 ईयर की फीमेल है, जहाँ से उसको मिनार्के अटेंड होता है, ठीक है। मिनार्के के 2 इयर्स के अंदर जो साइकिल होती है वो इरेगुलर हो सकती है, कभी 6 मंथ में आ सकती है, कभी 3 मंथ में आ सकती है, क्योंकि वो उनका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस ढंग से नहीं बना होता। तो विद इन 2 ईयर तो अपन उसको नेचुरल कंसिडर कर देते हैं। उसके बाद वंस द नॉर्मल मेंसेस सेट इन, उसके बाद अगर इरेगुलर होते हैं, मतलब 28 डेज की साइकिल मैंने ऑन एन एवरेज बोली है, तो 7 डेज प्लस एंड माइनस उसमें हो सकता है। तो 7 डेज प्लस माइनस है तो इट्स ओके, पर उसके बियॉन्ड जा रहा है, लाइक 1.5 2 मंथ्स में हो रहा है, बनी हुई है, और ये कंटिन्यूटी बनी है, पेशेंट वेट गेन कर रही हैं, पेशेंट के एक्ने आ रहे हैं, पेशेंट को हर्सुटिज्म है, पेशेंट को पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो एक साइन होता है विच इज पीसीओडी, है ना। और पीसीओडी में ये लाइफस्टाइल चेंजेस से भी रिलेटेड है। पीसीओडी में खासकर स्ट्रेस, जंक ईटिंग, ये सारी चीज़ें पीसीओडी का कॉज करती हैं, और पीसीओडी इरेगुलर मेंसेस कराता है, इरेगुलर मेंसेस आगे चल के इनफर्टिलिटी कराता है। चलिए, तो एक और सवाल आपके लिए कि जो परिवार इनफर्टिलिटी की परेशानी के चलते मातृत्व सुख से दूर हैं, तो इनको कब और किस तरह की परेशानियों में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? वो क्या पर्टिकुलर टाइम क्या होना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि वो अब कंसीव करना चाहते हैं और जो भी है उनका नहीं हो पा रहा है, तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए कि वो डॉक्टर से सलाह ले लें? देखिए, इसका जवाब मैंने पहले ही आंसर प्रश्न में दिया आपके, कि एक कपल दे आर मैरिड, है ना, तो वो अगर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में साथ में रह रहे हैं 1 साल, और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और फीमेल की एज लेस देन 35 ईयर है, तो दे शुड सीक अ डॉक्टर फॉर देयर इनफर्टिलिटी। अगर उसकी एज, अब क्योंकि लेट मैरिजेस हैं, है ना, तो अगर उसकी एज मोर देन 35 है, शी इज मैरिड आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, और विद इन 6 मंथ ऑफ स्पैन ऑफ देयर मैरिटल लाइफ है, एंड दे आर नॉट कंसीविंग, देन दे शुड सीक अ डॉक्टर एज एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। यानी जो शादी के बाद अगर वो बेबी तुरंत चाहते हैं तो उन्हें बात कर लेनी चाहिए, हाँ। है ना, अगर वो एक साथ रह रहे हैं तब। लेकिन अगर वो एक लंबा टाइम उन्होंने गुजारा है साथ में, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ में, हाँ। और फिर वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पे उन्हें क्या करना चाहिए? अगर प्रोटेक्शन वगैरह उन्होंने यूज़ किया है, पहले वो प्लान नहीं कर पा रहे थे, मतलब नहीं करना चाह रहे थे बेबी, और अब उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ किया और अब वो बेबी चाह रहे हैं, तो दे शुड
अंडरगो एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 2 to 3 साइकिल्स, एटलीस्ट 6 मंथ हम रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ आप उस प्रोसीजर में जाइए। 6 मंथ तक अगर आपका बेबी नहीं होता देन यू शुड सीक अ डॉक्टर। अब इनफर्टिलिटी या बांझपन जो कि एक समस्या की तरह हो गई है और हर चौथे व्यक्ति को, कपल को देखें तो ये परेशानी सामने देखने में आ रही है। कई बारी इलाज के इंतजार में या फिर सही इलाज के इंतजार में भी बहुत सारा समय खराब होता है। अब ऐसे में उम्र, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि शादी ही लेट हो रही है, फिर उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो वो थोड़ा सा बेबी प्लान लेट है ना, लेट करते हैं। अब ऐसे में यदि उनकी 40 के ऊपर उम्र हो चुकी है तो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उम्र हो चुकी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी को उम्र कितना प्रभावित और कहाँ तक प्रभावित करती है? देखिए, उम्र के साथ एक जो नॉर्मल नेचुरल अपनी बॉडी है दैट स्टार्ट्स टू एज, है ना। एजिंग एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलिटी में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं लाइक ओवरी का अंडाशय, उसको हिंदी में बात बोलते हैं अपन जी। और अंडाशय से जो अंडे बनते हैं, जो फीमेल ओवा या गैमीट कहलाता है, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इफेक्टेड विथ एज। 35 के बाद विद इन 6 मंथ स्पैन क्यों कर दिया? इस वजह से, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ओवा इज डिक्रीज्ड विथ एज। जैसे वीमेन की एजिंग होती जाती है वैसे उनके अंडे कम बनते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, उनका क्वालिटी भी बेकार होता है, अच्छे अंडे नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से इनका एट ऑल केस वो कंसीव कर भी जाती हैं तो कहीं ब्लाइटेड ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मिस्ड अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ मेल के साथ भी है। मेल की एजिंग के साथ उनके स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और क्वांटिटी भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए एक एज फैक्टर रखा गया है फर्टिलिटी में। जैसे पहले कहा जाता था कि 18, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल कि इसके बाद इनकी शादी होनी चाहिए। तो दिस इज द आइडियल एज। आइडियली 20 to 30 के बीच में जो एग प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वेरी गुड क्वालिटी एंड दे कैन लीड टू अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड आउटकम, है ना। दोनों चीजें, एक प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुल होती है और आउटकम इन अ हेल्दी बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एज के साथ क्या है, क्वालिटी दोनों की खराब होती है, तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम में नहीं कंसीव कर पाते, ऐसा होता है जी। अब इसके अलावा भी जैसे महिलाएं कह देती हैं कि भाई, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कि नहीं नहीं हमारा तो खान पान अच्छा है और वो हम पूरा ध्यान में रख के और डॉक्टर से सलाह लेके कि खान पान अच्छा रखेंगे तो एज प्रभावित नहीं होगी, या जो भी हमारी, जैसे आपने कहा कि अंडे बनना कम हो जाते हैं या मेल्स की जो है क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, तो क्या खान पान इतना प्रभावी होगा कि वो अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं भले डॉक्टर से सलाह लेके? तो एज और खान पान से को आप कैसे रिलेट करेंगी? देखिए, खान पान एजिंग को स्लो कर सकती बट इट कांट स्टॉप, है ना। एजिंग स्टॉप नहीं हो सकती। तो हाँ, ये है कि खान पान अगर अच्छा रखेंगे वो, तो एक 1 or 2 ईयर और 3 ईयर चीजें प्रोलॉन्ग हो सकती हैं। बट उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि खान पान, जो चीज प्राकृतिक है उसको आप, खान पान बहुत हेल्दी भी है तो भी कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट होंगे। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं दैट सेलिब्रिटीज लाइक एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो तो शादी ही 40s, 45 और 50s में करती हैं और फिर उनको बेबी हो जाता है, शादी के 2 साल 3 साल के अंदर उनकी न्यूज आ जाती है सुनने में। तो दिस वाज अ क्वेश्चन वन ऑफ माय पेशेंट आस्क्ड मी कि मैम आप तो बोल रहे हो कि 30 के बाद हमको कंसीव कर लेना चाहिए, और वो एक्ट्रेसेस तो 45 ईयर्स में जाके कंसीव कर रही हैं एंड शी इज नाउ गिविंग अ बर्थ, तो आउटकम तो उनका भी अच्छा है, तो वो ऐसा क्या करते हैं और हम ऐसा क्या नहीं करते। तो इस चीज़ का जवाब इसमें है कि देखिए, वो कितने IVF साइकिल कराते वो आपको नहीं बताते, बैक ऑफ द स्टोरी वो आपको कभी नहीं बताते। अच्छा, है ना, बिल्कुल, कि व्हाट दे हैव अंडरगॉन थ्रू, हाउ दे आर कंसीविंग, how they are planning their baby, what is the process, IVF or surrogacy or anything else, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं पता चलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अपन उनकी लाइफ को अपनी लाइफ से ना कोरिलेट करें तो दैट वुड बी वेरी गुड इन आवर पार्ट। अब ऐसे में हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय है, मेल और फीमेल की इक्वालिटी का ज़माना है, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में जो महिलाओं की जो दिनचर्या होती है,
तो वो जो घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं कम नहीं, बहुत कम होते हैं लोग जो मेल फीमेल मिलके ही घर के काम निपटाते हैं। ऐसे में जो दिन भर की भाग दौड़ है या फिर उनका खान पान है, या भले काम साथ में कर रहे हैं लेकिन वो कितना एक्सर्शन एक की बॉडी में आ रहा है, कितना दूसरे की बॉडी में आ रहा है, ये तो कहीं मैच नहीं हो रहा है। सब अपने अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, और उस पे अगर उस दिनचर्या की वजह से माहवारी अनियमित हो जाना, भले वो हमेशा से नियमित थी, लेकिन उनकी जो आफ्टर मैरिज जो लाइफ स्टाइल हुआ है उसमें बहुत सारी स्ट्रेस आ रहे हैं। तो ऐसी अस्त व्यस्त जीवन शैली के बाद में क्या इनफर्टिलिटी प्रभावित होती है? जी बिल्कुल प्रभावित होती है, और मोस्टली ये वर्किंग वुमेन्स में देखने में आती है। उन्हीं की बात दिस इज अ कॉज। जी जी। क्योंकि देखिए वर्किंग के साथ दिक्कत क्या है, शी हैड टू वर्क इन होम ऑल्सो एंड शी हैड टू वर्क ऑल्सो आउटसाइड ऑल्सो, मतलब उनको दोनों जगह काम करना है। घर में भी काम करना है, घर में काम करके जाना है, ऑफिस में काम करना है, फिर वापस आना है, घर में काम करना है। तो उनके लिए स्ट्रेस लेवल एक अलग है, मतलब एक तरह से एम्पलीफाइड हो गया है उनका स्ट्रेस, है ना। मेल्स के साथ ऐसा नहीं है, उनको कुछ मेल्स तो नो डाउट हेल्प करते हैं। आजकल की जनरेशन सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो आ रहा है, काम वो कर भी लें लेकिन उसको सोच के जो स्ट्रेस आ रहा है जी, वहाँ मेल कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जा रहा है। हाँ, मेल क्या घर आने के बाद रिलैक्स है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी चीज में वो करना है या उनके जिम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फीमेल इज लाइक कि हाँ भाई घर जाके भी उसको काम करना है, तो ये एक स्ट्रेस अलग है। दूसरा क्या है कि फीमेल्स में वर्किंग इन्वायरमेंट का भी अपना स्ट्रेस हो जाता है। लाइक इन कॉर्पोरेट जब वो काम करती हैं तो जो टारगेटेड उनको दिए जाते हैं, टारगेट के साथ वो काम करती हैं, और जो स्ट्रेस वो वहाँ डील करती हैं, फिर वो घर आके सेम चीज़ फॉलो करती हैं, तो मतलब उनका क्वांटिफाई हो जाता है, मतलब बढ़ता चला जाता है ना। जी जी। तो वो वर्क और जो अपनी नॉर्मल लाइफ को बैलेंस करने में ही लगी रहती हैं बेचारी, तो वो इनफर्टिलिटी मतलब उनका फर्टाइल पीरियड सफ़र करता ही करता है, सफ़र करता ही करता है। अब आजकल की फिर थोड़ा सा रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन कि महिलाएं बराबर काम कर रही हैं, काम करने में वो घर में हो या घर के बाहर हो, वो ड्राइव भी करती हैं, कार भी ड्राइव करती हैं, टू व्हीलर भी ड्राइव कर रही हैं, साथ ही जो उनकी वेयरिंग होती है वो कंफर्ट से कहीं ज़्यादा वो फैशन को भी, प्रेजेंटेशन को भी मेंटेन करती हैं। अब ऐसे में या वो गाड़ी चलाना या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, सपोज दैट लैपटॉप पे किसी का बहुत ज़्यादा काम है, ऑफिस में तो वो टेबल पे बैठ के कर रही है, लेकिन घर में आके कभी बेड पे भी बैठ के अपने जांघों पे रख लिया और काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में उनके गारमेंट्स किस तरह की, आउटफिट कैसी होनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा चुस्त अगर उन्होंने कपड़े पहने हैं, खासकर अंडर गारमेंट, इसके भी क्या बांझपन या इनफर्टिलिटी पर प्रभाव जा रहा है इन सारी चीज़ों का? ये चीज़ मैं नोटिफाई करना चाहूँगी दैट although we use laptop but it should not be put on lap, है ना। लैपटॉप हम यूज़ करते हैं पर लैप में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। मेल्स में इसका है कि क्योंकि मेल्स के जो स्क्रॉटम है, जो नॉर्मल अपन और सरल भाषा में बात करें तो जो अंडाशय होते हैं वो नीचे के भाग में होते हैं, है ना। अच्छा, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो कभी भी बहुत टाइट अंडर गारमेंट्स ना पहने, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, उनके स्क्रॉटम नीचे क्यों है, पहले अपन फिजियोलॉजी जानते हैं। क्योंकि जो उनके अंडे बनते हैं वो टेम्परेचर डाउन रहता है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर, अपना कोर बॉडी टेम्परेचर रहता है, उससे डाउन टेम्परेचर में उनके स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने बहुत टाइट अंडर गारमेंट्स पहन रखे हैं तो वो वहाँ की ब्लड सप्लाई को कंजेशन में डालेंगे, ठीक है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज करेंगे तो स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म कम बनेंगे, कई बार हाइड्रोसील और ये सब चीज़ें देखने में आती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो लैपटॉप अपन यूज़ करते हैं, स्पेशली पुटिंग ऑन द लैप, मतलब जैसे कोई ऐसे रख के काम कर रहा है तो लैपटॉप का जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट उसके जेनाइटेलिया को इफेक्ट करता है, और मेल्स में स्पेशली। तो अच्छा। हाँ, तो अगर अपन लैपटॉप यूज़ करेंगे और लैप में रख के यूज़ करेंगे, किसी टेबल पे रखा है, कोई सरफेस पे रखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर लैप पे रखा है उन्होंने, तो जो उसका रेडिएशन है वो उनके स्पर्म क्वालिटी प्रोडक्शन को हैम्पर करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग लैपटॉप यूज़ करते हैं उनको इनफर्टिलिटी देखने में आती है, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस बात का विशेष ख्याल करना चाहिए, है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगी कि फिर से वही बात इक्वालिटी की है। मेल फीमेल की
के जो रहन सहन है वो ज़्यादा अलग नहीं है, और ख़ासकर खान पान में भी वही इक्वलिटी देखी जा रही है। ख़ासकर मैं अगर बात करूँ स्मोकिंग की या ड्रिंक की, तो ये करती हैं, बहुत सारी महिलाएं भी करती हैं, मेल्स भी कर रहे हैं। और जब बात दोनों की आएगी, हम इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, तो इस दृष्टिकोण में इनफर्टिलिटी को कितना प्रभावित करती हैं ये सारी आदतें, कि अगर वो कंटिन्यूएशन में या फिर कभी कभार शौक से स्मोक करना या ड्रिंक करना, तो ये कितना या फिर बहुत ज़्यादा उस वजह से, अपने काम की वजह से फैटी हो जाना, ये कितना प्रभावित ये करता बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। जी। देखिए, इक्वालिटी की जो रेस है ना, जी, उसमें अपन सब कुछ ही इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। actually। तो क्या है कि अपन ने वस्त्र इक्वल कर लिए, ठीक है, काम बैलेंस कर रहे हैं, वो इक्वल कर रहे हैं, पर जो कॉपी कर रहे हैं वो उनकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स भी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वुमेन के लिए वर्स है, मतलब सबसे खराब वुमेन के लिए है। जितना वो मेन को इफेक्ट नहीं करेगी, उतना वो वुमेन को इफेक्ट करेगी। क्यों? रीजन है जी, जी। क्योंकि मेन का मसल मास बॉडी बिल्डिंग अलग है, बॉडी बिल्टअप उनका अलग है, उनका मसल मास ज्यादा, उनके में फैट ज्यादा नहीं होता। फीमेल में फैट ज्यादा होता है। फैट की वजह से क्या होता है, इस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जैसे जो लोग ओबीज हो जाते हैं, जो लोग मोटे हो जाते हैं, उनमें फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में। तो जो फैट डिपोजिशन आउटर साइड ऑफ बॉडी होता है, वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, जो जितना ज्यादा फैटी है उसमें उतना ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये एस्ट्रोजन को डीएचईएस में कन्वर्ट होता है, और ये डीएचईएस मतलब ये हार्मोनल इम्बैलेंस एक तरह से आप समझिए, है ना। तो वो एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन क्या होता है, उनके ओवरी को हैम्पर करता है। ओवरीज हैम्पर होती हैं तो मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं, बट एक जो अंडा बनना चाहिए, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसे साइकिल कंट्रोल होती है, साइकिल रेगुलर होती है नेचुरली, वो नहीं हो पाती। अच्छा। तो वो एक पीसीओडी करा देता है, पीसीओडी कॉज करा देता है। पीसीओडी वर्ड ही कहता है अपने में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉली माने मल्टीपल, सिस्ट बन रहे हैं ओवरी में, और ये एक सिस्टमिक मतलब डिजीज इसलिए क्योंकि मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं इसमें। मेंसेस इरेगुलर होता है, फैटी होती है पेशेंट को एक्ने हर्सुटिज्म आता है, पेशेंट को पिंपल्स आते हैं, पेशेंट को स्ट्रेस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे बताया कि देखिए, अच्छी चीज़ कॉपी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। सब कुछ कॉपी करने पे जाएंगे तो आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी, एक्चुअली। और हेल्थ के साथ साथ जो बड़ी जिम्मेदारी है हमारी फैमिली की कि संतति का भी संचार हो, वो इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा। तो चलिए, बहुत ही व्यक्तिगत है ये, हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही पर्सनल सा ये है कि इनफर्टिलिटी की बात या गर्भधारण की बात जब आती है, या जब कोई प्लान करता है और बजाय इलाज कराने के उसकी अपनी एक थॉट होती है कि इस वजह से या इस वजह से या किसी भी वजह से वो साथ नहीं रह पा रहे हैं, या उस तरह से जिस तरह से साथ देना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ इंटरकोर्स की। तो क्या ये बहुत ज़्यादा करना या कंटिन्यूएशन में करना इस वजह से कि गर्भधारण हो जाएगा, ये कितना तर्कसंगत है या कितना सही या गलत है? देखिए, सोसाइटी विल नॉट टॉक अबाउट इंटरकोर्स इन एनी वेज, है ना, बट दिस इज अ टैबू इन आवर सोसाइटी। बट फॉर इनफर्टाइल कपल हमको ये काउंसिल करना पड़ता है। दैट प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड टाइम्ड इंटरकोर्स, है ना, जिसमें हम पेशेंट को ये बताते हैं कि 2 to 3 डेज के गैप में यू हैव टू अंडरगो मतलब दैट सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना। जो लोग, कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे भ्रांतियां बहुत है, क्योंकि अपन किसी बारे में खुल के बात नहीं कर रहे हैं, तो सब लोगों ने अपनी एक मान्यता बना रखी है ना। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर इंटरकोर्स नहीं करते हैं, उसके बाद करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म विल बी वेरी गुड। ये बहुत बड़ा ऐसा बड़ी सोच बना रखी है और ओवा का तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, स्पर्म का प्रोडक्शन और वीमेन में जो गैमीट का प्रोडक्शन होता है, वो दोनों अलग अलग प्रोसेस है। मेन में क्या होता है, मेन में स्पर्म बनता है और स्टोर होता है और फिर रिलीज होता है इन एवरेज इजैकुलेट, ठीक है। विमेन में क्या होता है, ओवा बनता है, ओव्यूलेशन हुआ या बच्चा बना तो ठीक है, अदरवाइज वो साइकिल में डिस्कार्ड हो जाता है। कहीं भी स्टोरेज का काम नहीं होता फीमेल में, है ना। मेन में जो स्टोरेज का काम होता है, उसकी वजह से अगर वो इजैकुलेट नहीं होता एवरी 4th और 5th डे, तो उसमें क्या होता है, डेड स्पर्म्स बढ़ जाते हैं,
जी। नेक्रोटिक स्पर्म्स बढ़ जाते हैं। तो जब हम उनका सीमन एनालिसिस कराते हैं, जब उनका जांच कराते हैं, अगर इफ एट ऑल पेशेंट अलाउज, तो उसमें डेड स्पर्म ज़्यादा आते हैं, नेक्रोटिक स्पर्म ज़्यादा आते हैं, तो वो ओलिगोजूस्पर्मिया में लैंड अप हो जाते हैं। तो कई बार ये कॉज होता है। जी। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग आईवीएफ को लेकर कई तरह के मिथकों से और डर से घिरे हुए हैं। किसी का मानना है कि ये प्राकृतिक नहीं है, किसी का मानना है कि इसमें बहुत ये पेनफुल है, या इसमें वो इमोशनली वो टच या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुझे लगता देखा जाए तो आज की डेट में हमें आईवीएफ पे बात करें तो एक बहुत बड़ा रास्ता ये चिकित्सा विज्ञान ने दिया है मातृत्व सुख को फील करने का। देखिए, आईवीएफ जिसको अपन कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो अननेचुरल तो नहीं, ठीक है, नेचुरल ही है। उसमें होता क्या है, प्रोसेस अपन समझते हैं कि जो फीमेल पार्टनर के गैमीट होते हैं उनको और जो मेल पार्टनर के गैमीट होते हैं उनको अपन इन विट्रो मतलब शरीर से बाहर निकाल के उन दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं, और जो उनका एग बनता है, जो उनका बेबी बनता है, उसको अपन थोड़ा सा नरिश करते हैं 6 सेल स्टेज में या 8 सेल स्टेज में, जिसको मोरुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसमें उसको इम्प्लांट कर देते हैं मदर के यूट्रस में, और फिर अपन पूरा प्रेगनेंसी सपोर्ट देते हैं। ये होता है आईवीएफ, ठीक है। हाँ, जो पेशेंट्स खुद से एग प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, कोई फीमेल है जिसकी कीमोथेरेपी हुई है या उसका सीरम एएमएच काउंट बहुत कम है, वो खुद से नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, या जो मेल पार्टनर है जिसको ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब उसमें स्पर्म है ही नहीं, तो फिर अपने को डोनर लेना पड़ता है। अच्छा जी। और लेकिन सिर्फ इन विट्रो सिर्फ इतना ही होता है कि दोनों के गैमीट्स को से बेबी प्रोड्यूस करा जाता है, बेबी को 6 सेल स्टेज में नरिश किया जाता है, उसके बाद उसको मदर की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये बेबी इम्प्लांट होता है जो नेचुरली उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। हाँ, और ये स्पेशली उनके लिए जो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, जिनमें ट्यूब्स खराब हैं, है ना, जिनमें कभी टीबी की हिस्ट्री रही है, जिनमें कभी ट्यूब की कोई सर्जरी हो गई है, किसी को कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसमें कभी किसी को ट्यूब में बच्चा ठहरा था और दोनों साइड की जिसकी ट्यूब निकल चुकी है, तो वो फिर आईवीएफ से ही कंसीव कर सकता है, वो फिर नेचुरल वे से नहीं कर सकता। अच्छा, यानी ट्यूब वाले, क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ट्यूब में बच्चा बनना शुरू हो गया, वहां रुक गया और फिर ऑपरेट करके उसको निकाला गया, या ट्यूब ही खराब होने लगी तो निकाल दी गई, लेकिन ये आईवीएफ से वो हो सकता है। हाँ, आईवीएफ से वो कंसीव कर सकते हैं। आईवीएफ पहले बनाया ही ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए गया था। अच्छा। क्योंकि ट्यूब एक माध्यम है, दोनों साइड के अंडाशयों से अंडे आए ट्यूब में यहाँ से मेल का गैमीट गया, ट्यूब में ही बच्चा बना और वो फिर इम्प्लांट हुआ यूट्रस में। ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होती है, पर जिनका ट्यूब खराब है तो उनमें कनेक्टिंग चैनल खराब है, तो उनका फिर अपने को इन विट्रो करना पड़ता है फर्टिलाइजेशन, फिर अपने को इम्प्लांट करना पड़ता है बेबी इन द यूट्रस। जी। अब इसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है, कई बारी ये सारी बातें अपने आप में उन्हें ना भी पता हो कि ये अप्राकृतिक है या प्राकृतिक है, तो फिर डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं और उन्हें इस चीज़ का मालूम हो जाता है, और चूंकि संतान की चाह तो बहुत ज़रूरी भी है और हर कोई चाहता है, और एक बहुत ही भावनात्मक वो पल होता है जब उसे ये पता चलता है कि हमको बच्चा नहीं होता या हमको बच्चा हो सकता है। ऐसे में पहले तो जो उथल पुथल मची होती है, सबसे पहले तो इसी बात को रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जब वो बच्चा किसी प्रक्रिया के माध्यम से, मान लीजिए आईवीएफ के माध्यम से ही किसी कपल को मिलता है, और ये क्योंकि ऐसा है कि हर किसी को ये कहीं ना कहीं प्रफुल्लित करने वाला या खुशी देने वाला क्वेश्चन है, तो वो पल तो आपने बहुत बार देखे होंगे जी। तो वो खुशी को हमारे दर्शकों को बताइए कि वो खुशी क्या होती है जब वो माता पिता जो आप अप्राकृतिक मानते हैं, और लेकिन उनको गोद में वो बच्चा जब आ जाता है। देखिए, बेबी जैसे मेरे वन ऑफ माय पेशेंट रिसेंटली उनकी अभी डिलीवरी हुई है, वो बहुत टाइम से, लगभग उनकी शादी को 10-12 साल हो रहे थे जी। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह से इलाज कराया, बट वो एक कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि वजह क्या है, उनको क्यों बच्चे नहीं हो पा रहे जी। फिर अपने यहाँ जब वो आए तो अपन ने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और अपन ने ऐसा देखा कि जो
एक तो उनका एक्टोपिक हुआ था, एक पहले हिस्ट्री से मेरे को पता चला कि उनका एक एक्टोपिक हुआ था। अच्छा। तो जिसकी वजह से उनकी एक साइड की ट्यूब चली गई, मतलब ट्यूब खराब हो गई। तो जब एक साइड की ट्यूब नहीं है तो हर साइकिल में 50% ही चांस बचे, 50% चांस तो अपने आप हट गए, है ना। तो जब अपन ने फिर उनका ओव्यूलेशन इंडक्शन कराया, फिर ओवा रिट्राइव करे, और फिर उसके बाद जब उनका IVF हुआ तो नाउ शी इज लाइक कि एक वरदान की तरह है उनके लिए। जो लोग नहीं कंसीव कर पाते या जिनको बहुत परेशानियां होती हैं, जिनको सामाजिक, पारिवारिक और सारे बैकग्राउंड से डील करना पड़ता है, जब वो अपने बच्चा लेते हैं अपने हाथ में, तो वो पल जो होता है वो हमारे लिए भी इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब हमें लगता है कि हाँ, हमने उनका इलाज करके, हमारी डॉक्टर की उपाधि की सार्थकता यही है कि हम उनको ये खुशी दे पा रहे हैं जो वो नेचुरली नहीं कर पा रहे थे। जी। तो मुझे लगता है कि हर पहलू को हमने बात कर ली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक डॉक्टर होने के नाते आप और क्या चीज़ हमारे शब्द सांची के दर्शकों को बताना चाहेंगी, वो ज़रूर बताएं। देखिए, एज एन गायनेकोलॉजिस्ट आई वुड रिकमेंड कि एक अगर कोई अदरवाइज कॉज नहीं है, देन यू शुड प्लान योर मैरिज एट अराउंड 25 to 28 ईयर्स ऑफ एज, ताकि उसके बाद 1-2 साल का आपको समय मिले और उसके बाद आप टाइमली बेबी कंसीव कर पाएँ। सेकेंडली, अगर बेबी आपको हो जाता है बाय एनी वेज, कि मतलब आपने प्लानिंग नहीं करी थी फिर भी हो गया, डोंट गो फॉर एनी अबॉर्शन पिल्स और टेकिंग अबॉर्शन और अदर मेजर्स। मतलब किसी भी तरह से बच्चा गिराने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए इनफर्टिलिटी ऑन राइज है। मतलब हर चौथे इंसान को इनफर्टिलिटी से डील करना पड़ रहा है, और यदि आपको अनप्लान्ड ही सही बच्चा है, ठहर गया है, और भगवान ने आपको अगर बच्चा दिया है तो गो थ्रू इट, है ना। एक बार बेबी आ जाता है फिर चीज़ें उस हिसाब से प्लान हो जाती है ना। तो कई बार पेशेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो पिल्स वगैरह ले लेते हैं और फिर उनको समस्याएं बढ़ जाती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो करना चाहते हैं तो उनको तो प्रेगनेंसी नहीं होती, है ना। तीसरी बात मैं बोलूँगी वर्किंग वुमेन्स के लिए स्पेशली, कि जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अपनी वर्क और जो नॉर्मल लाइफ है दोनों को बैलेंस करके काम करें, है ना। देखिए, काम करना इम्पॉर्टेंट है, वो उनके अपने अस्तित्व के लिए भी है, इंडिपेंडेंसी के लिए भी है, बट जो चीज़ आपको इतना स्ट्रेस दे कि इतना इफेक्ट करे कि जो आपके हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, घर भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा स्ट्रेस कम लें, उस जॉब को क्विट कर दें। स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट शुड बी कि आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखें जो मिनिमम स्ट्रेस हो, मिनिमम जंक ईटिंग हो, हेल्दी एक्सरसाइजेज आप लें, हेल्दी डाइट लें, जो कि आजकल अवेयरनेस है भी यूथ में, वो करते भी हैं, बट जो लोग लेजी हो जाते हैं, कुछ समय तक करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ नॉट ओनली इफेक्टिंग योर बॉडी बट ऑल्सो इफेक्टिंग योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो जाके ताकि आपके अच्छे स्पर्म और अच्छे एग बने। तो देखा आपने, डॉक्टर निकिता ने वो सारे सवालों का जवाब दिया है जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपके सामने आते ही निश्चित तौर पे आए होंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान और मानवीय संवेदनाओं का ये ऐसा अद्भुत संगम IVF के माध्यम से मिला है, जो आज की इस बातचीत से निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि वो सारे सवाल इस पूरी परिचर्चा में आपके सामने हैं। समाधान भी है जिसमें, और नई उम्मीद भी है जिंदगी की। डॉक्टर निकिता हमारे साथ ये महत्वपूर्ण समय गुजारने के लिए और इतनी सरलता, इतनी आसानी और इतनी खूबसूरती से समझाते हुए जो आपने सारी बातें इस खास विषय पर हमें बताई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस विषय पर हमारे शब्द सांची के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपके आसपास कोई परिवार किसी कारणवश संतान सुख से वंचित है तो निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि विज्ञान के इस युग में हर उम्मीद के लिए एक अच्छा और सुगम रास्ता है। बस जरूरत है तो सही जानकारी और सही मार्गदर्शन की, एक कदम आगे बढ़ाने की। आज आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, हमें पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत से अनसुलझे सवालों का जवाब जरूर मिला होगा, जो बन सकता है आपकी उम्मीद तक पहुंचने का रास्ता। शब्द सांची की यह कोशिश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही आपके इस विषय से जुड़े हुए सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ताकि हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को आपके समक्ष पेश करते रहें। इसी वादे के साथ
फिलहाल आपसे विदा लेंगे और गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर से एक नई चर्चा और एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।